इमेजिन कीजिए भारत का पार्टीशन, लेकिन इमेजिन कीजिए कि इस पार्टीशन के हालात थोड़े अलग थे। इस सिनेरियो में भारत के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान सिर्फ आधे जम्मू एंड कश्मीर पर ही नहीं बल्कि चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई पर भी कब्जा कर लेता है, जहां करोड़ों हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस को शरिया कानून के अंतर्गत रहना पड़ता है और रोज प्रोसिक्यूशन और मौत का सामना करना पड़ता है, जहां एक आजाद और यूनाइटेड भारत का सपना गज़वा-ए-हिंद के हाथों नष्ट हो जाता है। ये किसी फैंटेसी नॉवल की कहानी नहीं, लेकिन आजादी के समय एक असली पॉसिबिलिटी थी। लेकिन एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने इस पॉसिबिलिटी को सालों पहले देख लिया था और अपनी स्ट्रैटेजी से गज़वा-ए-हिंद के इस सपने को आज की पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह चूर चूर कर दिया था। उस इंसान का नाम था विनायक दामोदर सावरकर और ये है गज़वा-ए-हिंद के उस प्लान को ध्वस्त करने की वीर सावरकर की सच्ची कहानी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हिडन हिस्ट्री। वीर सावरकर, जिन्हें इतिहास के पन्नों से भारत में गायब कर दिया गया था, वो आज पूरी तरह से भारत की मेन स्ट्रीम में वापस आ चुके हैं। भारत की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग उनकी जन्म तिथि पर इनॉग्रेट की गई। उन पर जल्द ही 2 फिल्में निकल कर आने वाली हैं। उनका नाम भारत के बड़े बड़े लैंडमार्क्स पर लग रहे हैं। आज शासन ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर वांद्रे वर्सोवा ये समुद्र सेतु का नामकरण करने का भी निर्णय लिया है। वीर सावरकर भारत की मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी करिकुलम का भी हिस्सा बन रहे हैं। Delhi University has added Veer Savarkar for the first time in its political science syllabus. यहाँ तक कि JNU में भी उनके नाम का स्टडी सर्कल बन चुका है। तो इन सारी खबरों की वजह से इस हफ्ते वीर सावरकर की बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ वीर सावरकर से जुड़ी भारत की हिस्ट्री के एक अनटोल्ड चैप्टर के बारे में बात करना चाहता हूँ। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के पास महाराष्ट्र में हुआ था। एक छोटी उम्र से ही वीर सावरकर का सपना था भारत को आजादी दिलाना और अंग्रेजी घुसपैठियों के खिलाफ लड़ना, ठीक उसी तरह जिस तरह अलेक्जेंडर के खिलाफ राजा पुरुषोत्तम लड़े थे, जैसे ग्रीक्स के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य लड़े थे और जैसे इस्लामिक घुसपैठियों के खिलाफ राजपूत, सिख, अहोम, मराठा और भारत के कोने कोने से भारतीय लड़े थे। वीर सावरकर मॉडरेट फ्रीडम फाइटर जैसे गांधी और कांग्रेस पार्टी से काफी डिफरेंटली सोचते थे। वो गांधी जी की अहिंसा से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। गांधी जी बुरे नहीं थे, लेकिन अगर वो अपनी अहिंसावादी सोच पर अड़े नहीं रहते तो भारत 35 साल पहले ही आजाद हो जाता। जिस तरह अमेरिकन्स ने अंग्रेजों को हराकर उनसे आजादी ली थी, उनका मानना था कि इस तरह की जीत से इंडियंस में एक परमानेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वीर सावरकर की इसी आइडियोलॉजी की वजह से भारत के कई रेवोल्यूशनरीज उनसे इंस्पायर हुए थे, जैसे भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा, भीकाजी कामा, सुभाष चंद्र बोस और कई और। वीर सावरकर का मानना था कि अतीत में भारत ने अपनी पावर इसलिए खोई थी और विदेशी घुसपैठियों के हाथों भारत को हार का सामना इसलिए करना पड़ा था क्योंकि भारतीय सोसाइटी डिवाइड हो गई थी और उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे अंधविश्वास अपना लिए थे। कोई अंतर नहीं है, आप भ्रम में हैं। जातिगत ऊंच नीच में विश्वास करना छोड़िए। आप हिंदू हैं, केवल हिंदू। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? ये हिंदुत्व नहीं है। वीर सावरकर का मानना था कि भारतीय सोसाइटी में 7 कड़ियां लगी हुई हैं, जिनको तोड़ना भारत के लिए अनिवार्य है। वो बंदियां थी स्पर्श बंदी यानी छुआछूत की कड़ी, रोटी बंदी यानी साथ खाना ना खाने की कड़ी, बेटी बंदी यानी अलग अलग कास्ट में शादियां ना करने की कड़ी, व्यवसाय बंदी यानी कुछ कास्ट को अलग अलग व्यवसाय करने पर पाबंदी लगाने की कड़ी, सिंधु बंदी यानी भारत के बाहर ट्रैवल करने से आपका कास्ट और आपका धर्म बर्बाद हो जाएगा, इसका अंधविश्वास, वेदोक्त बंदी यानी कुछ कास्ट को वेद पढ़ने से रोकने की कड़ी और शुद्धि बंदी यानी वो हिंदू जो कन्वर्ट होके मुस्लिम या क्रिश्चियन बन चुके हैं, उन पर वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट होने पर पाबंदी लगाने की कड़ी।
वीर सावरकर का मानना था कि भारत एक अनब्रोकन एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ये सिविलाइजेशन सभी भारतीयों के, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, उन सब की विरासत है। सावरकर यूरोपियन नेशनलिज्म, खासकर इटालियन नेशनलिज्म से बहुत इंस्पायर्ड थे। सावरकर जोसेफ मैज़ीनी जैसे इटालियन नेशनलिस्ट से बहुत इंस्पायर्ड थे। सावरकर भी चाहते थे कि जिस तरह से मैज़ीनी ने टूटे हुए इटली को एकजुट करके एक नेशन स्टेट बनाया था, उसी तरह वो भी भारत को एकजुट कर अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बनाए। सावरकर का यह भी मानना था कि भाई हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वजों ने जो भी गलत काम किए हों, उसका ये मतलब नहीं कि आज के समय में उन गलतियों को सुधार के बेहतर रिलेशंस नहीं बनाए जा सकते। लेकिन ये कहने के बावजूद सावरकर कंफ्यूज नहीं थे, जिस तरह अनफॉर्चुनेटली भारत के कुछ सेक्युलर लीडर्स कंफ्यूज हुए थे। सावरकर का हमेशा ये मानना था कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में अच्छी रिलेशनशिप होने के लिए हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। एक तरफ पंडित नेहरू कहते थे कि भाई सिर्फ हिंदूज के रिलीजियस लॉज को रिफॉर्म करना चाहिए, मुसलमानों के रिलीजियस लॉज को रिफॉर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है। लेकिन सावरकर का मानना था कि सभी रिलीजन्स पर बराबर के कानून लगने चाहिए और भारत को एक सक्सेसफुल नेशन बनाने के लिए भारत के सभी रिलीजन्स को भारत के कल्चर, भारत की सोसाइटी में असिमिलेट होने की जरूरत है। उनका मानना था कि जो कल्चर भारत में असिमिलेट नहीं होगा वो भारत के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बन जाएगा। यही डर और यही कंसर्न डॉक्टर अंबेडकर ने भी उठाया था। Allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. Wherever there is the rule of Islam, there is his own country. In other words, Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland and regard a Hindu as his kith and kin. वीर सावरकर का मानना था कि हिंदुओं को अपना हिंदुत्व तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक मुस्लिम्स अपना इस्लामिज्म छोड़ने को तैयार नहीं होते। जब तक मुस्लिम सेक्युलराइज नहीं होते तब तक हिंदुओं के सेक्युलराइज होने का कोई सेंस नहीं बनता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह व्हाट्सएप ग्रुप में गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने का कोई सेंस नहीं बनता। कोई नहीं देखता यार, बस लोग इरिटेट होते हैं। बस करो। वीर सावरकर एक इंडिपेंडेंट थिंकर थे। वो तो आरएसएस की आइडियोलॉजी से भी डिसएग्री करते थे और कहते थे कि भारत को इंडस्ट्रियलाइजेशन, डेवलपमेंट और कैपिटलिज्म से बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। उनका मानना था कि भारत एक सक्सेसफुल नेशन स्टेट तभी बनेगा जब भारत में सोशल इक्वालिटी आएगी, जब भारत मॉडर्न साइंस को एम्ब्रेस करेगा और जब भारत में एक पावरफुल मिलिट्री होगी। और इसीलिए उन्होंने भारत के सभी हिंदूज को आर्मी ज्वाइन करने को कहा और मिलिट्री ट्रेनिंग लेने को कहा। लेकिन क्यों? बहुत लोग शायद ये बात नहीं जानते, लेकिन एक बार गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत को इंडियन आर्मी डिसॉल्व कर देनी चाहिए और देश की सुरक्षा सिर्फ पुलिस से चलानी चाहिए। इनफैक्ट नेहरू जी ने भी एक बार ये बात कही थी जब उन्होंने कहा था कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद भारत को कोई खतरा ही नहीं है, तो जब खतरा ही नहीं है तो आर्मी की क्या जरूरत है? कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम पॉलिटिकली सॉल्व कर लेंगे। और 1947 के युद्ध के बाद नेहरू जी को तुरंत आर्मी की वैल्यू दिख गई। इनफैक्ट गांधी जी ने तो 1925 में एक बार कहा था कि गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी मिसगाइडेड थे क्योंकि उन्होंने भारत की रक्षा करने के लिए हिंसा का सहारा लिया। वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी लंदन पर बॉम्ब्स गिरा रहा था तो गांधी जी ने कहा कि इंग्लैंड को अपनी मॉरल फोर्स की सहायता लेनी चाहिए, जर्मन से लड़ने के लिए हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। अनसरप्राइजिंगली गांधी जी के इस बयान से चर्चिल को बहुत ही गुस्सा आया। सावरकर गांधी जी से थोड़ा डिफरेंट सोचते थे। वीर सावरकर का मानना था कि एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी बिना एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री के सरवाइव ही नहीं कर सकती। उनका मानना था कि जंग अहिंसा से नहीं जीती जाती। वो मानते थे कि अंग्रेज अहिंसा को रिस्पेक्ट नहीं करते, लेकिन शक्ति, ताकत को जरूर करते हैं। अगर बात किसी की स्वतंत्रता की हो तो रावण का राज हो या ब्रिटिश राज, दहन तो होके रहेगा। वो समझते थे कि जो लोग भारत से नफरत करते हैं वो अक्सर हिंदुओं से भी नफरत करते हैं और इसलिए वो सभी हिंदुओं से गुहार लगाते थे कि वो मिलिट्री ट्रेनिंग ले, हिंदू धर्म के रक्षक बने और मलेच्छ दुश्मन का नाश करें। लेकिन वीर सावरकर ने हिंदुओं को मिलिट्री ज्वाइन करने को क्यों कहा और आजादी के बाद गजवा-ए-हिंद को कैसे रोका, उसके लिए थोड़ा कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी है। अक्सर वीर सावरकर जी को एक देशद्रोही बोला जाता है क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर भारत के सभी हिंदुओं को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को कहा था। मतलब ही वाज अ ब्रिटिश एजेंट। मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूँ कि उनकी पूरी एक्टिविटीज ऐसी लगती है कि वो ब्रिटिश एजेंट की तरह काम करते हैं। मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। लेकिन वीर सावरकर के ये कहने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कई सिपाहियों ने एक बहुत बड़ी बगावत की थी जिसको वीर सावरकर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते थे। Surrender! This is your last chance! हमारे पास भी हथियार हैं कर्नल साहब।
हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। अब 1857 के पहले ब्रिटिश आर्मी के जो मेजॉरिटी सिपाही थे सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, बंगाल और बिहार एरिया से आते थे और अंग्रेजों के खिलाफ बगावत भी इसी एरियाज के सिपाहियों ने की थी। 1857 के युद्ध के बाद अंग्रेज ये सोचने लगे कि इन एरियाज के जो सिपाही हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी बगावत कर सकते हैं और इसलिए अंग्रेजों ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन निकाला। उन्होंने मार्शल रेस थ्योरी डेवलप की, जिस हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया कि जिन कम्युनिटीज और कास्ट ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं की थी बल्कि उल्टा अंग्रेजों की सहायता की थी बागी सिपाहियों के खिलाफ लड़ने में, वो आज से मार्शल रेस थे। मार्शल रेस थ्योरी ये कहती थी कि कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं या कास्ट हैं जो जेनेटिकली और नेचुरली वॉरियर्स हैं और बाकी हिंदुस्तानियों में ये वॉरियर क्वालिटी नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये बात तो क्लियर होनी चाहिए कि ये मार्शल रेस थ्योरी एक नंबर की अनसाइंटिफिक और बकवास थ्योरी है। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अंग्रेजों ने पंजाबी मुसलमानों, पश्तूनों और बलोचों को मार्शल रेस घोषित किया। अब आजादी के बाद ये सारी कम्युनिटीज पाकिस्तान का हिस्सा बन गई और पाकिस्तानी आर्मी में भी यही कम्युनिटीज भरी हुई हैं। और पाकिस्तानी आर्मी में ये सारे मार्शल रेसेस होने के बावजूद इंडियन आर्मी ने इन्हीं मार्शल रेसेस को 4-4 युद्ध में गिरा लिटा के, दौड़ा के, घसीट के पीटा है। और कई अरब मुस्लिम्स भी अपने आप को मार्शल रेस मानते हैं और नॉन मुसलमानों से सुपीरियर मानते हैं। लेकिन इजरायली आर्मी, जिसमें कोई मार्शल रेस तो है नहीं, जो कुछ ही जनरेशन पहले दुकानदार थे, किसान थे या धंधा करते थे, इस इजरायली आर्मी ने 6 मार्शल रेसेस की कंबाइंड आर्मी को एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिटा कर पीटा। हफ्ते से भी कम समय के अंदर एक यंग नेशन ने इजिप्ट के गाजा स्ट्रिप और साइनाई पेनिनसुला, जॉर्डन के वेस्ट बैंक और ईस्टर्न जेरूसलम और सीरिया के गोलन हाइट्स को जीत लिया था। इस जीत के बाद इजराइल का साइज 3 गुना हो गया था। तो इन एग्जाम्पल से ये काफी क्लियर हो जाना चाहिए कि जो मार्शल रेस की थ्योरी है वो ना सिर्फ रेसिस्ट है बल्कि फिल्म फेयर अवार्ड के नॉमिनेशंस की तरह ही बिल्कुल नॉनसेंस है। सीरियसली यार, अनन्या पांडे फॉर बेस्ट डेब्यू। My dad has never been in a dharma film. He never went on Coffee with Karan, and so it isn't as easy as people say it is. लेकिन अंग्रेजों ने ये थ्योरी भारत में डिवाइड एंड रूल को और भी बढ़ाने के लिए फिर भी प्रमोट की और उसका रिजल्ट आप आज भी देख सकते हैं। भारत में कभी कभी रहकर हमें इस तरह का रेसिज्म देखना पड़ता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर शायद आपको याद होगा कि कुछ लीडर्स ने बाकी इंडियंस के खिलाफ किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे। आपके जनेऊ और तिलक को बचाने के लिए हमारे गुरु ने शहादत दी। हाँ भाई, आपने बचाया इंडियंस को। मराठा तो दिल्ली साकेत का मॉल देखने के लिए आए हुए थे ना। कुछ भी। जिस सल्तनत ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को बारंबार अपमानित किया था, उसी लाल किले पर आज हमारा झंडा लहराने जा रहा था। देखिए, भारत की आजादी में सभी भारतीयों ने एक रोल प्ले किया है। किसी ने किसी को बचाया नहीं, हम सब ने मिलकर अपने देश को बचाया है। बाय द वे, ये जो मार्शल रेसेस की डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटेजी है ना, ये अंग्रेजों ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि आयरलैंड में भी इस्तेमाल की है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी डन बाय एडम स्पाइवी, आयरिश और स्कॉटिश हाईलैंड रेजिमेंट्स के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अंग्रेजों ने हाईलैंड रेजिमेंट्स को मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा कि आयरिश रेजिमेंट्स मार्शल रेस नहीं है क्योंकि वो कमजोर है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो एक नंबर के बेवड़े हैं। और ये एक्सक्यूज देके उन्होंने ब्रिटिश आर्मी में आयरिश लोगों का लेना भी कम किया और ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि 1860s में आयरिश नेशनलिस्ट ने भारतीय सिपाहियों की तरह ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। और उसके बाद जिस तरह से अंग्रेजों ने यूपी, बिहार और बंगाल के सिपाहियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया, उसी तरह का प्रोपेगेंडा उन्होंने आयरिश सिपाहियों के खिलाफ भी शुरू किया। और इस मार्शल रेस थ्योरी की वजह से बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को लेना कम किया गया और सिख, पंजाबी, मुस्लिम, पश्तून और बलोचों को लेना शुरू किया गया। इस पॉलिसी की वजह से इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई और हिंदुओं की पॉपुलेशन काफी कम हो गई। मुस्लिम लीडर्स ने भी इस मौके पर चौका मारकर ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम्स को ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन करने को कहा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुसलमानों की संख्या 50% से भी ज्यादा थी। इनफैक्ट काला पानी में जब वीर सावरकर को बंद किया गया था तो जो जेलर्स और सिपाही उनको टॉर्चर करते थे वो भी पश्तून और बलोच थे और सावरकर ने खुद अपनी आंखों से देखा कि किस तरह की एंटी हिंदू नफरत इन मुस्लिम सिपाहियों में थी। उसके ऊपर से वीर सावरकर ने यह भी नोटिस किया था कि कई बड़े मुस्लिम लीडर्स को भारतीय भाईचारे से ज्यादा इस्लामिक भाईचारे में इंटरेस्ट था।
देखिए, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के मुसलमानों ने शुरू किया था जब अंग्रेजों ने टर्की को हराकर टर्की के खलीफा को हटाया था। खिलाफत मूवमेंट देखिए बेसिकली इंडियन मुसलमान थे जो टर्किश खलीफा के लिए सिम्प कर रहे थे, जैसे आजकल लोग मियां खलीफा के लिए सिम्प करते हैं। खिलाफत मूवमेंट को कांग्रेस पार्टी और गांधी जी ने अनकंडीशनल सपोर्ट भी दिया था, ये सोचकर कि मुस्लिम्स इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। लेकिन वीर सावरकर ने देखा कि मुस्लिम पॉलिटिशियंस को भारत से ज्यादा इस्लाम में इंटरेस्ट था। गांधी जी और कांग्रेस के सपोर्ट के बावजूद खिलाफत मूवमेंट पूरी तरह से फेल हो गया और उसका गुस्सा मुस्लिम्स ने ब्रिटिश पर नहीं बल्कि हिंदुओं पर निकाला, मोपला मैसेकर करके। Thousands of Hindus were forcibly converted to Islam. Those Hindus who did not accept Islam were murdered. Their homes were looted or set on fire. The wells and roads of Malabar were filled with the mutilated bodies of Hindus. और उतने से भी कई मुस्लिम लीडर्स का पेट नहीं भरा। खिलाफत लीडर मोहम्मद अली ने अफगानिस्तान के अमीर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अमीर को भारत पर अटैक करके भारत में एक इस्लामिक स्टेट एस्टैब्लिश करने को कहा। अब्दुल बारी जो कि एक और बड़े खिलाफत लीडर थे, उन्होंने भी अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर अटैक करने को कहा। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी अफगानिस्तान के अमीर को लेटर लिखा कि वो हिंदुस्तान पर हमला करके एक इस्लामिक स्टेट की स्थापना करें। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और एक बड़े खिलाफत लीडर भी थे, उन्होंने भी अफगानिस्तान के अमीर को भारत पर हमला करने को कहा था। ऐसे लोगों को हमने हमारे देश की एजुकेशन की बागडोर सौंप दी थी। इतने खिलाफत की हिंसा के बावजूद गांधी जी ने इस एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ कैसे रिस्पॉन्ड किया? Forcible conversions are horrible things, counseled Gandhi. But Mopla bravery must command admiration. These Malabaris are not fighting for the love of it. They are fighting for what they consider is their religion, and in the manner they consider is religious. They are brave. Then came the cruelest of blows, a plea to the Hindus to rationalize the bloodbath by taking recourse in dharma. Is it more necessary for a Hindu to love the Mopla and the Muslim more when the latter is likely to injure him or has already injured him? Why should a single Hindu have run away on account of the Mopla's atrocity? This was sheer नोआखाली मैसेकर के बाद भी गांधी जी ने इसी तरह का रिस्पांस दिया। उन्होंने कहा कि भैया हम आपकी मदद नहीं कर सकते, अगर आपको मारा जा रहा है तो आप वहां से जरा कट लीजिए प्लीज। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ दिल में नफरत नहीं रखनी चाहिए, भले ही मुसलमान हिंदुओं को इस समय मार काट रहे हों। उन्होंने बंगाल की औरतों को कहा कि आप खुदकुशी कर लीजिए लेकिन मुसलमानों के खिलाफ लड़िए मत प्लीज। बंगाल की हिंदू औरतों को झांसी की रानी अहिल्याबाई, किट्टूर रानी चेन्नम्मा से इंस्पिरेशन लेने के बजाय उन्होंने खुदकुशी करने को कह दिया। सावरकर ये सारा ड्रामा देखकर एक बात तो बिल्कुल समझ गया कि भैया भाईचारा और अहिंसा इस सिचुएशन में काम नहीं करने वाली। भाईचारा तभी काम करता है जब दोनों पार्टीज भाईचारे में विश्वास रखती हैं। सावरकर जानते थे कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मुस्लिम्स की तादाद बहुत बड़ी है और अगर पार्टीशन होता है और हिंदूज आर्मी को नहीं ज्वाइन करते तो पाकिस्तानी आर्मी इंडियन आर्मी से कहीं ज्यादा बड़ी होगी और ये इंडिया के लिए खतरे से खाली नहीं है। इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिकॉग्नाइज किया था। ऐसा लगता है कि हिंदू इस बात को अच्छी तरह समझते ही नहीं हैं कि उन्हें सेना से अलग रखे जाने की वजह से वो अपनी रक्षा करने में कितनी हानिकारक स्थिति में है। क्या अफगानिस्तान के आक्रमण के समय हिंदू लोग ऐसी फौज पर निर्भर रह सकते हैं? वीर सावरकर का ये भी मानना था कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो सारे मुस्लिम सोल्जर्स हैं वो आजादी होते ही पाकिस्तान को ज्वाइन करेंगे, इंडिया के साथ नहीं रहेंगे और वो बिल्कुल सही साबित हुए। और इसीलिए आजादी के पहले वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर उन्होंने भारत के सभी हिंदुओं को आर्मी ज्वाइन करने को कहा। आज ब्रिटिश सरकार की मजबूरी है कि वो आपके हाथों में हथियार और गोला बारूद सौंप रही है। पहले आपको पिस्तौल रखने पर कारावास हो जाता था, लेकिन आज अंग्रेज आपको राइफल, मशीन गन, तोप दे रहे हैं। हिंदू युवाओं को पूर्ण प्रशिक्षित सैनिक और सेना में अधिकारी बनना चाहिए। नौसेना के जहाज और लड़ाकू विमान भी हमारे हाथों में होंगे। आपको कागज से आजादी नहीं मिलेगी, आजादी तब मिलेगी जब आपके कंधों पर राइफल होगी। और हिंदू महासभा और वीर सावरकर के कहने पर हजारों हिंदुओं ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर। वर्ल्ड वॉर 2 में उनको बहुत सारी ट्रेनिंग भी मिली और युद्ध का भी सामना करना पड़ा, जिससे कि भारतीय आर्मी 1947 में इंडिपेंडेंस के समय पर एक बैटल रेडी आर्मी बन चुकी थी। बाय द वे सावरकर के हिंदूज के इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने को सुभाष चंद्र बोस भी सपोर्ट करते थे और वीर सावरकर ने प्रिडिक्ट किया था कि इंडिपेंडेंस होते ही पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा और वीर सावरकर की भविष्यवाणी बिल्कुल सही निकली। An army of Pashtun tribesmen was assembled.
and sent to infiltrate into Kashmir. In October 1947, about 5,000 tribesmen, aided by the Pakistan Army, raided the town of Muzaffarabad in Kashmir. They then proceeded on this very road towards Uri on a convoy of trucks and lorries. It was this operation that eventually led to the first India-Pakistan war. वो तो भला हो कि वीर सावरकर और हिंदू महासभा के कहने पर हजारों लोगों ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी और वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रेनिंग ली थी, जिस वजह से पाकिस्तानियों से लड़ने के लिए इंडियन आर्मी बिल्कुल तैयार थी और इंडियन आर्मी का साइज भी बहुत बड़ा था। वरना आप सोच लीजिए कि शायद पाकिस्तान पूरा का पूरा कश्मीर ले चुका होता आज तक। और अगर पाकिस्तान पूरा का पूरा कश्मीर ले चुका होता तो क्या वो कश्मीर पर रुकता? पाकिस्तान भारत का एक एक इंच छीन लेता हमसे और कितने हिंदुओं का कत्लेआम करता वो भी आप समझ जाइए। जो गज़वाए हिंद का सपना इस्लामिक घुसपैठिए सैकड़ों सालों से देखते हुए आ रहे थे, वो पाकिस्तान 1947 में पूरा कर देता। और इसलिए वीर सावरकर की लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से इंडियन आर्मी में हजारों हिंदूज ने ज्वाइन किया, इंडियन आर्मी बड़ी हुई, इंडियन आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 में बैटल रेडी भी हुई और इंडियन आर्मी ने गज़वाए हिंद को प्रिवेंट भी किया। देखिए, वीर सावरकर का मानना था कि जानी दुश्मन अहिंसा से नहीं मानता, सिर्फ ताकत से मानता है। उनका मानना था कि अंग्रेज भी अगर भारत छोड़ेंगे तो हिंदुस्तानियों की ताकत देखकर ही छोड़ेंगे। भारत में लोगों को सिखाया जाता है कि गांधी जी की अहिंसा की वजह से हमें आजादी मिली है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जिन्होंने भारत को इंडिपेंडेंस दिया था, उन्होंने ये सच्चाई खुद कही थी। Chief Justice of Calcutta High Court, Chakravarti asked him a pointed question ki why did you leave the country, because the Quit India movement had failed in 42 and it was probably over by 43, but you left in 46, 47. Why did you leave suddenly and what was the main reason? This gentleman who was the reason, who was the person who took the decision to free India, he made it very clear that it was because of Subhash Bose, and because of Subhash Bose there was a near revolt in the armed forces and that's why they left this country. एटली ने यह भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी और गांधी जी के सत्याग्रह का भारत की इंडिपेंडेंस के ऊपर मिनिमल इन्फ्लुएंस था और जो वीर सावरकर ने सजेस्ट किया था वो कुछ नया भी नहीं था। इंडियन हिस्ट्री में हमने ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि हिंदुओं ने अपने देश की आन बान शान को घुसपैठियों से डिफेंड करने के लिए कई बार शस्त्र उठाए हैं, चाहे हमारे सिख गुरु हो, चाहे राजपूत हो, अहोम हो, रेड्डी हो, मराठा हो, जाट हो, डोगरा हो, ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं पूरे भारत में। और आज के भारत को भी वीर सावरकर से और हमारे योद्धाओं से ये सबक सीखना चाहिए। चाइना और पाकिस्तान जैसे हमारे जानी दुश्मन अपीजमेंट नहीं समझते, सिर्फ ताकत समझते हैं। चाइना को अपीज करके हमें मिला क्या? डोकलाम पर अटैक। अमेरिका पर एक बार ट्विन टावर का अटैक हुआ, उसके बाद 10 साल तक अमेरिका ओसामा बिन लादेन को हंट करता रहा और पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. हमारे देश में इतने सारे आतंकवादी अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान से, आज तक हमने हाफिज सईद को या दाऊद इब्राहिम को हूरों के पास क्यों नहीं पहुंचाया? शायद भारतीय गवर्नमेंट को वीर सावरकर के एक्शंस, वीर सावरकर के वर्ड्स और वीर सावरकर की आइडियोलॉजी से कुछ सबक लेने चाहिए। और ये था हमारा हिडन हिस्ट्री का एपिसोड। मुझे आशा है कि आपको भारत की ये अनटोल्ड हिस्ट्री का चैप्टर पसंद आया हो। अगर आप किसी और अनटोल्ड हिस्ट्री के चैप्टर के बारे में देखना चाहते हैं इस शो पर एक वीडियो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि किस टॉपिक पे मैं अगला वीडियो बनाऊं हिडन हिस्ट्री का। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।